सर। ओके, चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो हमारे पास, हाँ, हमारे पास जो नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है इलेक्ट्रिकल का अभी तक का, जितना हमने कवर किया, उसमें हमने डीसी बेसिक, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक, और फिर एसी फंडामेंटल्स हमने अभी शुरू किया है ना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट्स नया आया है अभी बैच में, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो वीडियोस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो दिया हुआ है, वो सारा वीडियो आप लोग अपने से देखो, समझ जाओगे। क्लासेस को अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हो, आराम से समझ जाओगे। रिपीट में करता रहता हूँ और रिपीट करना जरूरी भी होता है, तो हो जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। हाँ स्वप्निल, कुछ बोलना है तो बोलो। ठीक है। सो देखो, इंजीनियरिंग को जब हम पढ़ रहे थे ना, तो इस तरीके से पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट है, हमको एग्जाम पास करना है। सो बहुत ज्यादा प्रेशर लेके 2 रात में इंजीनियरिंग खत्म करके हम सब आ गए हैं सर्टिफिकेट लेके। एक्चुअल इंजीनियरिंग क्या होता है वो हमको तब पता चलता है जब हम फील्ड में जाते हैं। 90% इंजीनियर्स को तो फील्ड देखने का मौका भी नहीं मिलता है। आज के डेट पे ऐसा हो गया कि आपका जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिसको हम लोग कोर इंजीनियरिंग बोलते हैं, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल में और इंटरेस्ट उनका रहता है कोडिंग में। फिर जाते हैं फेसबुक पे और इस पर फेसबुक लार्ज नंबर पे निकाल दे रहा है। तो ये हमेशा से होता आया है, रिसेशन आता है। आईटी और आईटीज, ये जो सेक्टर है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर गया और हमारे जितने सारे इंजीनियर्स हैं सबका फोकस यहाँ पे रहता है कि आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाए। उससे फायदा क्या होता है कि आईटी के लोग, एक व्हाइट कॉलर जॉब होता है। व्हाइट कॉलर जॉब बोलने से कि ऑफिस में बैठेंगे, लैपटॉप लेके करेंगे, कोडिंग करेंगे, ये। बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, सबका सबका जो एक्सपोजर होता है सब लोगों का वो सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनी में जाने से ही आपका करियर बनेगा या फिर नहीं जाओगे तो नहीं बनेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब क्या कहें इसको, पैसा ज्यादा मिलता है। बट मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि आप जो 4 साल आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग, जो आपका बेसिक है, जो आपका कोर है, जब आप उसको छोड़ के फिर नया कुछ ट्राई करने जाते हो और अगर वो आपका शौक नहीं है, उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसा मिलेगा या फिर एक जॉब मिल गया इसलिए जा रहे हो, तो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन का आना जरूरी है। इसीलिए कोर ब्रांच को ना, कोर ब्रांच में जब हम एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा कठिन ये होता है कि इंजीनियरिंग को समझना थोड़ा सा टफ होता है। इलेक्ट्रिकल का हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, उस इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करना। एक बार अगर आपको इंजीनियरिंग चीज क्या है वो समझ में आ गया, तो उससे क्या होगा, उससे आपको मैं बता रहा हूं एडिक्शन हो जाएगा।
कि ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है, क्यों होता है, उसका एक एडिक्शन हो जाता है। और ये मजा तब आता है जब आप फील्ड में काम करते हो, इंजीनियरिंग किसी बड़े से प्लांट में काम कर रहे हो, प्रोसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मजा आता है। मुझको तो सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैं पावर प्लांट का बोलता हूँ। पावर प्लांट में काम ऐसा होता है जैसे इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी बेसिस पे अगर आप एक मेंटेनेंस इंजीनियर हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हो, आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा, पूरा दिन भर आप घूम रहे हो, अचानक से कुछ होगा, अचानक से कुछ होगा और आपको दौड़ना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका टरबाइन चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, इतना बड़ा जनरेटर चल रहा है, अचानक से कुछ हो गया और चारों तरफ अलार्म बजने लगा, आप दौड़ रहे हो। अगर आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करेगा कि फॉल्ट कहां पे आया, कैसे मैं फॉल्ट को पकड़ूं, तब तक प्लांट बैठ जाएगा। सो उस चीज को करके जो मजा आता है, जब आप प्लांट में दौड़ते हो, जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इतने सारे लोग हैं वहां से में आप जाके सॉल्व करते हो, और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दैट्स अमेजिंग। दूसरा चीज इंजीनियरिंग का और अमेजिंग क्या होता है, पकड़ लो, आप अगर डिजाइन कर सकते हो, आप कुछ बना रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, कुछ मशीन्स बनाया, कुछ एक छोटा सा चीज ही बनाया, तो मजा आता है। और वो सारी चीजें कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एडुक्वेट नॉलेज है, हमको समझ में आता है क्या है। सिर्फ वो स्विच में तार लगाने को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं बोलते हैं, है ना। और नॉर्मली तो जितने सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि मैक्सिमम का अगर फैन भी खराब हो जाता है, अगर फैन नहीं चल रहा है, लाइट बदलना है, तो फिर वो 10th पास इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, तब जाके वो फैन का कनेक्शन कर पाते हैं। सो एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो कोशिश करो कि इंजीनियरिंग को समझ सके हम लोग, है ना। और समझने का जो बेहतरीन तरीका, मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो बेहतरीन तरीका है कि आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड है तो। अगर आप एग्जाम से बाहर निकल के थोड़ा सा टाइम देते हो चीजों को और समझने की कोशिश करते हो, तब जाके मजा आएगा, और वो देन इट विल बिकम इजी। इस बैच पे बताया नहीं बताया मुझको याद नहीं रहता है, बहुत सारे हो गए ना अभी। तो एक चीज समझना कि एग्जाम जो हमारे सामने आ रहा है, पकड़ लो कल एग्जाम है, क्या आप आज रात पूरा सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? कल अगर आपका एपीडीसीएल का एग्जाम है, क्या आज शाम से आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? नो सर, नॉट पॉसिबल। आप चाहोगे, अगर आप पूरा 2 दिन ही ले लो कि परसों नहीं, डे आफ्टर टुमारो मेरा एग्जाम है, 2 दिन मेरे हाथ में, और 2 दिन में मैं पूरा रिवीजन कर लूंगा सारा चीज, तो कितना कर पाओगे? सोचो, बेसिक इलेक्ट्रिकल कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिए, आपका एनालॉग कर लिया, डिजिटल कर लिया, माइक्रो प्रोसेसर कर लिया, पावर सिस्टम कर लिया, मशीन्स कर लिया, कितना करेंगे? कहाँ तक कर पाएंगे? समझ पा रहे हो? और जब आप नहीं कर पाओगे और कंफ्यूजन अगर रहेगा छोटे छोटे जगह पे, कंफ्यूजन बड़ा नहीं होता है, कंफ्यूजन छोटे छोटे चीजों पे होता है, जिसमें आज कंफ्यूजन लग गया ना, आज आज अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपको लगा अरे यहाँ पे तो मेरा कंफ्यूजन है, उसको दूर करो, उसी चीज के ऊपर और 5 टाइप की चीजें देखो, किताब पढ़ो, फॉर्मूला निकालो, क्यों हुआ, इधर करके देखो, उधर करके देखो, उस कंफ्यूजन को वहीं पे खत्म करो। क्योंकि लास्ट आवर्स में रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम है और 4 टॉपिक पढ़ेंगे और 80% लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आपको डेप्थ का नॉलेज है, और अगर आप बिना किताब खोल के, अगर आंख बंद करके आप सोचते हो कच्चा किसके बाद क्या था, वो काम में आएगा। दूसरा चीज, शुरुआत से बोल रहा हूं कि जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल रहा है,
ट्रिक्स मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको अलग से लिखने पड़ेंगे। आपका खुद का नोट आप खुद बनाओ। एक बार एक सब्जेक्ट का नोट बनाने से भी नहीं होगा। छोटा छोटा कॉपी लो, शुरुआत से शुरू करो, खत्म करो, हो गया। फिर से एक बार लिखो। 10 बार लिखोगे ना एक एक चीज को, तब जाके वो सारा चीज आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। और एक चीज, एग्जाम में 100 मार्क्स का आंसर ना कोई नहीं कर पाएगा, ना तो कोई कर पाता है। अगर आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिला के भी दे दे तब तो हो गया। पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना भी मुश्किल है ना। सो हमको वहां पे फोकस करना चाहिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहां से हम मार्क्स उठा सकते हैं, और वो सारे आइडेंटिफाइड रहे। सबका अलग अलग होता है, किसी का पावर सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो किसी का मशीन स्ट्रॉन्ग है, किसी का इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ग्रिप अच्छा है। तो कुछ चीजों पे तो सबका ग्रिप होना चाहिए, और कुछ चीजें हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो रहेगा, हर एक पेपर का जो वेटेज रहेगा, वो आपको 6 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम उतना ही दे रहा है, और हर एक सब्जेक्ट को आपको टच करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप छोड़ भी सकते हो कुछ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सो स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि मेरे को ये एग्जाम जो आ रहा है ना, उस एग्जाम पे मेरे को क्रैक करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक चांस ले रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग चांस लेते हैं, चलो ठीक है यार, फॉर्म फिलअप कर दिया, देखेंगे, कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, कर रहा हूं ना, जब आएगा, अभी तो डेट भी नहीं आया है, आराम से करेंगे, कभी ना कभी हो जाएगा। बट ऐसे नहीं करना है। अगर आप सिंसियरली करते हो, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल वो वैकेंसीज निकलने वाला है, निकलेगा ही, है ना। सो जब आप सर्टेन हो, और अगर उस एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए, देन यू कैन से, अगर आपका बड़ा ड्रीम कुछ नहीं है और आपको एक बढ़िया सा जिंदगी बिताना है, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कि आपको पीएसयू का जॉब मिल गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? समझ पा रहे हो? 45 मिनिमम स्टार्टिंग में 45-50,000 के करीब में आपका सैलरी आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो उस सपना जो है उसको देखो, बढ़िया से देखो, उसको लिख के रखो, अपने दीवार पे लिख के रख दो कि भाई मेरे को ये नहीं तो वो पीएसयू एग्जाम क्रैक करना है। क्रैक करना है तो फिर मुझको क्या क्या करना पड़ेगा? 4 पॉइंट है। सबसे पहले होता है प्लान। इसके बाद डू, उसके बाद चेक, एंड उसके बाद होता है एक्ट। फिर से प्लान। जब आप प्लानिंग करो तो सिर्फ प्लानिंग करो, ठीक है। आज अगर पकड़ लो मैंने प्लानिंग करने का सोचा है, तो मैं प्लानिंग करूंगा, आज मुझको और कुछ करना नहीं है। कि आज मैं पूरा का पूरा प्लानिंग कर लूं, सिलेबस लेके बैठ जाऊं, मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, वीक पॉइंट कहाँ है, वो सारा चीज एनालिसिस कर लूं अपने हाथों पे। मैं दिन एक लेके कि चलो ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स का मैं टाइमिंग्स ले रहा हूँ, ये 3 महीना मेरे हाथ में है। उस हिसाब से आप प्लानिंग करो। प्लानिंग इस तरीके से करो कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करने वाले हो। The 24 hours is same for everybody। मैं हर बार बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि किसी का 24 आवर्स लंबा है, किसी का छोटा है। एवरीबडी हैज द सेम 24 आवर्स, और उस 24 आवर्स को कैसे आप यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। 70% ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप लोगों का काम रहता है सुबह उठ के जाना, सुबह ऑफिस जाना है, भाई ऑफिस का इतना सारा काम है, शाम को आएंगे देर से, उसके बाद कहाँ एनर्जी बचता है, चलो ठीक है क्लास अटेंड कर लिया किसी तरीके से, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, अगला दिन फिर से असाइनमेंट है, ऑफिस दौड़ो। क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं कर सकते हो।
और इससे बेवकूफी काम भी नहीं होगा कि कोई अगर ये सोच रहा है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग जॉब है मैं उसको छोड़ दूं और फिर तैयारी शुरू करूं, ये बेवकूफी वाला काम होगा। इसलिए बेवकूफी वाला काम होगा क्योंकि जिस आदमी को पैसा महीने के आखिर में मिलना शुरू हो गया ना, जब वो बंद हो जाता है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना, जिस जॉब में हो जैसे भी हो, चाहे पसंद आए ना आए, जब तक आपका बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक जॉब को छोड़ना नहीं है। कैसा भी जॉब हो, पैसा तो मिल रहा है, करो। सिर्फ उतना फोकस पे रखो कि आपका फोकस कहां पे है। फोकस चेंज होता रहता है, मुश्किल यहां पे है। अपना जो दिमाग होता है उसको हम पकड़ के रख नहीं पाते हैं एक जगह पे स्टेडी। हर रोज कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं और हमको पता है करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसका कोई कैलकुलेशंस नहीं है हमारे हाथ में। उसका ना तो हम एक्ट करते हैं उसके ऊपर, ना उसका कोई प्लानिंग करते हैं, हमको पता ही नहीं है। हम बस फ्लो में जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। हर रोज उठना है, हर रोज वही काम करना है, जैसे पिछले 20-25 सालों तक करते आए हो आज भी वैसे ही करते रहोगे। अगर 20-25 सालों में आपने कभी भी आपका हाइक नहीं देखा है तो अगले 70 साल भी नहीं देखने वाले हो, अगर वो सेम एटीट्यूड रहा आप में तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ यहीं पे ऐसा ऐसा ही कर रहा है, इसका कोई पीक नहीं आ रहा है, मैं पीक नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब आपको काम कहां पे करना है, काम अपने ऊपर करना है कि मेरे में कहीं ना कहीं पे दिक्कत है। और वो सबको खुद पता होता है यार कि आप में क्या दिक्कत है, वो और दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, वो आपको खुद पता चल जाता है, एनालिसिस करके निकाल सकते हो। सारे के सारे इंजीनियर्स हो, मशीन का एनालिसिस ना कर पाओ, खुद का तो कर पाओगे, है कि नहीं? खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जिसको मैं बोलता हूं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेल्फ असेसमेंट करो, देखो आप कहां पे खड़े हो, आप में क्या क्या गलती, आपको क्या क्या रेक्टिफाई करना है। जब आपको यह पता चल जाएगा ना कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप में वो क्या पोटेंशियल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जिसको लेके आगे बढ़ सकते हो, उसको पकड़ लो। और एंड वंस यू गेट दैट पोटेंशियल विद इन यू कि हाँ यार मेरे में ये चीज तो है, ये वाला पर्टिकुलर चीज मुझ में है, उसको पकड़ो एंड देन कॉल्ड इट सेल्फ कमिटमेंट। मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं मुझको पढ़ना है तो फिर पूरा पढ़ो, उसको नहीं छोड़ना है किसी के लिए भी। कुछ भी हो जाए, पार्टी है कुछ है, मेरा जो टाइम है उस टाइम पे मैं ये करके उसके बाद मैं जाऊंगा, बाकी सारा प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करो चीजों को, क्योंकि हर एक चीज लगेगा आपको प्रायोरिटी में है, हर एक चीज। उसमें से आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप ले रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर पाते हो ना तो समझ लो आपका फिर दिक्कत है। क्लियर? समझ में आया भाई Yes, लोग? sir. जो Yes, दिक्कत sir. में बोला ये होता है कि नहीं होता है बताओ सबसे पहले। मेरे साथ तो होता है भाई, आप लोगों का पता नहीं। मैंने पिछले 10 सालों में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये दिस इज द 10th ईयर। 10 साल पहले मैंने अपना नौकरी छोड़ा था, और ऐसा वैसा नौकरी भी नहीं था, अच्छा खासा नौकरी था। आई वॉज प्रोमोटेड टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन ए पावर प्लांट, और एक नहीं तकरीबन 12 पावर प्लांट थे तब मेरे अंडर में। सो आई वॉज इन हेड ऑफिस, कोर टीम का मेंबर था, बहुत कुछ था। लेकिन डिसीजन मैंने लिया,
अब उस डिसीजन को लेने के बाद मुझको पता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो सारे कैलकुलेशंस अपनी जगह पे है। बट टिल डेट बिलीव मी आई हैव 0.0000001% रिपेंटेंस इन माई माइंड कि अगर मैं कॉर्पोरेट पे रहता तो मैं मेरा ऐसा होता वैसा होता, आज क्या हो रहा है, आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या फिर उस लेवल पे पैसा बना नहीं बना, ये सारी बातें अलग है। बट आई हैव ए डीप सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं कि चलो ठीक है, जो मैंने चाहा था मैं वो कर पा रहा हूं। समझ रहे हो? आज जो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूं ना, और डेफिनेटली मैं उतना बुरा नहीं पढ़ा रहा हूं। आई थिंक कैन यू पीपल गिव मी जस्ट फीडबैक कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कैसा लग रहा है? कैन आई गेट सम फीडबैक? अच्छा लग रहा है सर। समझ में आ रहा है? बताओ। Yes, sir. Board. चलो आप लोगों से सुनते हैं कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो तरीका सही लग रहा है? क्योंकि ये तरीका मेरा है, मैं एक एक चीज को रिपीट करता हूँ, बहुत बार रिपीट करता हूँ। इसलिए करता हूँ ना क्योंकि मुझको पता है ये सारी चीजें समझने में मुझको कितना टाइम लगा, ये सारी चीजों के लिए मुझको कितने सारे अलग अलग किताब पढ़ने पड़े, कितनी साल चले गए मेरे, कि ये जो आज आप लोगों को इजीली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस एक्सप्लेनेशन को खुद समझने में मुझको इतना तकलीफ हो गया। जबकि मैं जब शुरू किया फिर से ना पढ़ाई, तब तक 8 साल के ऊपर हो चुका था और मैं पावर प्लांट में ये सारे मशीन्स को चला रहा था अच्छे से, और बहुत अच्छे से चला रहा था कि ऐसा नहीं हुआ आज तक कि 15-20 मिनट से ज्यादा मुझको कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, फॉल्ट फाइंडिंग करने में लग गए थे। लेकिन जब हमने थ्योरी पकड़ा तब समझ में आया यार थ्योरी में तो ये तो पूरा का पूरा एक क्या है, समुंदर है, खत्म ही नहीं होता। जितना पढ़ो उतना नया कॉन्सेप्ट आता है, जितना पढ़ो उतना समझने को मिलता है। और चीजों को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आज समझ गए, मजा आया, आज का मेरा लेक्चर देखा, आप लोगों को मजा आया, आपने किया, लेकिन कल फिर से भूल जाओगे। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि मेमोरी में रखना होता है ना, कि सिर्फ समझने से तो होगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज है। और मेमोरी में रखना अलग चीज है। और मेमोरी में सही डायरेक्शन और सही प्रोसेस में रखना वो अलग चीज है, क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड फिर रखना है। अगर एग्जाम नहीं है, जैसे मेरा तो कोई एग्जाम है नहीं, तो मेरे पास एनफ टाइम है, मैं एक एक चीज को लेके बैठ के मैं आराम से समझ सकता हूँ। आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है, जब आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो एक साथ आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का तैयारी करना है। समझ पा रहे हो? सर আপুনি দিয়া বেসিক নলেজ সঁচাকৈ নেক্সট লেভেল, যিবিলাক মই আগত মনত সেইখিনি বুজি পাইছো বহুত ভালকে। থ্যাংক ইউ উজ্জ্বল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I have no words. Thank you Purushottam, good explanation. Thank you Karmajyoti, best. Dipankar, yes sir, thank you. Thank you everybody for your appreciation. देखो वो चीज मायने रखता है। आप अगर किस लिए ना, मैं जो बोलता हूँ सबको इसलिए बोलता हूँ ना कि आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, आपके दिमाग पे कुछ घुसेगा कुछ नहीं घुसेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो किसी तरीके से एग्जाम पास करना है, वैसा होने से ना आपको मजा नहीं आएगा, एकदम मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझना शुरू करोगे बेसिक से तो मजा आएगा इलेक्ट्रिकल में, और जब मजा आएगा तो आप और जानना चाहोगे। हम क्यों पढ़ना नहीं चाहते ना, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आज के डेट पे इसलिए इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। मैंने फेस किया है, वो फेज भी मैंने फेस किया है, और वैसे लोगों को भी फेस किया है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता है, असल में उसको इलेक्ट्रिकल समझ में ही नहीं आया, उसको करंट भी समझ में नहीं आया, उसको वोल्टेज भी समझ में नहीं आया, बाकी तो बात की बात है। तो जब वो करंट को फिजिकली समझेगा कि करंट हो क्या रहा है, वोल्टेज हो क्या रहा है, कैसे आ रहा है,
किस किस टाइप से हो सकता है, जनरेशन कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, अगर हमने ईएमएफ जनरेट कर दिया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी बातें अगर उसको समझ में आना शुरू हो जाए तब उसको मजा आ जाए, तब वो इलेक्ट्रिकल छोड़ के ना आईटी पे कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। बोलेगा नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे को इलेक्ट्रिकल ही करना है, कुछ नहीं मिलता है, वो अपना स्टार्टअप कर लेगा, वो खुद से डिजाइन कर लेगा, लेकिन वो आईटी पे जाके फिर से कोडिंग सीख के ना कोई एक नया चीज शुरू नहीं करेगा अपने करियर पे, है ना। चलो ठीक है, तो आज मैं क्योंकि बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं, एक लेक्चर बनता है उनके लिए शुरुआत से, कि हमने जब शुरू किया था, कहां से शुरू किया था याद है, हमने शुरू किया था यूनिवर्स से। यहां से शुरू होता है अपना जर्नी, कि भाई यूनिवर्स होता है और उसी यूनिवर्स का एक पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है ना, अपना जो अर्थ है वो इस डॉट का शायद से मिलियन हिस्से का एक हिस्सा है। तो इतना एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का अर्थ के ऊपर हम लोग हैं और हमको लगता है बहुत कुछ जानते हैं, बट इतना तो जान चुके हैं कि भाई जो यूनिवर्स है ना, पूरा यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में दो टाइप के चीज होते हैं, एक को हम बोलते हैं मैटर, दूसरे को बोलते हैं फील्ड। याद है सबको? Yes, sir. मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होता है जो क्या करता है, स्पेस में अपना एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और जिसका मास होता है। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि यहां से अगर समझना शुरू करोगे तो सारा चीज बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे कुछ वैक्यूम अपने अंदर रह जाता है। स्वप्निल, आप लोग नए ज्वाइन किए हो तो बढ़िया से देखना, फील्ड जो होता है ना, फील्ड क्या होता है, जिसका कोई मास वॉल्यूम नहीं होता है, तो हमारे पास फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इस टाइप का फील्ड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जो हमारे चारों तरफ है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसको ना तो हम देख सकते हैं ना इसको छू सकते हैं, बट उसका एग्जिस्टेंस जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। तो ये फील्ड जो है ना तो इसका मास है ना वॉल्यूम है। अब चीजें जो होती है वो सारी की सारी चीजें तब तक वैलिड है हमारे लिए जब तक कि वो जो मैटर है उसका जो हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका जो स्पीड है, उसका स्पीड मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, तब तक सारी बातें हमारे वैलिड होते हैं। और जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब में हम पहुंच जाते हैं अपना स्पीड, तो सारी चीजें चेंज होने लगते हैं, कुछ नया डायमेंशन, कुछ नया चीज हमको देखने को मिलता है। उस पर जाने का हमारा मन भी नहीं है, अभी नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, फिर हमारा पाला किससे पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैटर का जो सॉलिड हिस्सा है उसके साथ। मैटर हमको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, और एक होता है प्लाज्मा, दूसरा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जो दो अलग फेज है। हम लोग डील करने वाले हैं सॉलिड के साथ, और सॉलिड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड होता है, उसका मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, और गैस में मॉलिक्यूल्स अलग अलग भाग रहे होते हैं। लेकिन चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इन सारी चीजों में एक चीज हमको कॉमन देखने को मिलता है, और वो है एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल, एनी मैटर। कि एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ लगता है तब जाके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स मिलके बनता है अपना मैटर। मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है उसी से बनता है मैटर। और ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो बॉन्ड होता है या तो आयनिक बॉन्ड होता है, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या फिर हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड होता है। उसमें से आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बड़ा वीक बॉन्ड है ना। और जितने सारे मटेरियल या फिर मैटर हमको आज तक देखने को मिले हैं, इंसानों को अभी तक जितने मिले हैं, ऐसा नहीं है कि उतना ही लिमिटेड है, उससे कई ज्यादा हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जितना हमको देखने को मिला है उसके हिसाब से हमने वो सारा एलिमेंट कहाँ पे डाल दिया,
अपने पीरियोडिक टेबल पे डाल दिया। याद आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने सारा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पे डाल दिया और हमको आज तक का जो टोटल एलिमेंट मिला है उसका नंबर है 118। टोटल 118 एलिमेंट में हमने देखा कि इनका जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट्स का, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 तरीके के एलिमेंट पे डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं मेटल, या फिर बोलते हैं नॉन मेटल, या फिर बोलते हैं मेटालॉइड्स। ये 3 तरीके का एलिमेंट्स हमको देखने को मिलता है उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो उनका बिहेवियर है उसके बेस पे। मेटल्स जो है, टोटल मेटल्स होते हैं 93, नॉन मेटल है आपका 18 और मेटालॉइड्स है 7। ये 118 में से 18 माइनस कर दो 100 में से 7 माइनस कर दो तो 93 होते हैं मेटल। मेटल में अच्छा चलो, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग पीरियड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पीरियड होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक का ग्रुप। तो एक एक कॉलम वर्टिकल लाइंस, कितने लाइंस होते हैं वर्टिकल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे? 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। जो पीरियड होते हैं वो एग्जैक्टली क्या दिखाते हैं हमको? एक एक पीरियड हमारा एक एक शेल दिखाता है कि जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके अंदर जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उस पॉजिटिव न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है। इसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। और कितना होता है प्रोटॉन का चार्ज? वो पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन का चार्ज भी उतना होता है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो बाहर में जो घूमता रहता है वो होता है अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एक एक शेल में घूमता है, जैसे बोर्स मॉडल या फिर रदरफोर्ड मॉडल से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा होता है। तो बोर्स मॉडल के हिसाब से अगर हम इस फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम देते हैं हम लोग KLMN, इस तरीके से, है ना। और ये KLMN क्या है? These are the principal quantum numbers। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n = 1 2 3 4 इस तरीके से। और टोटल कितना है हमारे पास? 7। ये एक एक शेल मतलब एक एक पीरियड, ठीक है। एक एक शेल मतलब एक एक पीरियड। फिर हमने किया था कि हमने देखा था कि कोई भी पीरियड पे, किसी भी शेल पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल कितने होते हैं? N²। 2n²। 2n² 2n² होते हैं।
सो 2n स्क्वायर होने से k शेल में हो जाएगा, k शेल में आपका n इज इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 1 होने से k शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। l शेल में हो जाएगा n इक्वल टू 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। m शेल में हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। n शेल में हो जाएगा n इक्वल टू 4 तो हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एक शेल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का साइज जो है, जैसे शेल बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो इस न्यूक्लियस का ग्रिप अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता रहेगा, है ना। न्यूक्लियर का ग्रिप जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता रहेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो बड़ा कम लगेगा जितना दूर पे चला जाएगा। इसीलिए जो आपका 7th या 6th पीरियड 7th पीरियड में जो एलिमेंट्स मिलते हैं उसमें से बहुत सारे हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अंदर से भी निकल जाते हैं। चलो ठीक है। अब क्या है कि जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का ग्रिप न्यूक्लियस से कम होता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रिप कम हो जा रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू कौन सा फोर्स के वजह से है? इट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे नहीं रे बाबा, सेंट्रीफ्यूगल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कोई फोर्स है नहीं। सेंट्रीफ्यूगल तो आप बोल रहे हो कि अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको आप सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हो, और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हो। सॉरी, जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं और जो अंदर की तरफ लग रहा है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को देगा कौन? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच पे अट्रैक्शन होगा, और जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं चार्ज के बीच पे अट्रैक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और हमको पता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, Q1 Q2 बाई R R square. स्क्वायर। और K का वैल्यू क्या होता है? K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1/4 pi epsilon naught epsilon r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और आर स्क्वायर। यही था। इतना तक तो बढ़िया से याद हो गया। देखो कैसे कैसे हो जाता है, अगर दिमाग में रह गया ना तो बहुत मजा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं, ये होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, एफ वेक्टर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 Q2 चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आर वेक्टर बाई आर क्यूब, अगर हम वेक्टर पे बोलना चाहते हैं। और अगर आर को अगर आप एक यूनिट वेक्टर लेते हो, आर का यूनिट वेक्टर लेते हो, तो फिर ये आर स्क्वायर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमको फोर्स पता है, चलो ठीक है वेक्टर पे नहीं जाते हैं, इसका डिस्कशन मैंने पहले नहीं किया, तो जो नहीं किया अभी तक उस पे नहीं जाऊंगा, जितना सारा डिस्कशन हो गया उसी में लिमिट करता है। तो अगर हमको फोर्स पता है कि भाई चार्ज के बीच पे फोर्स लगता है, तो हमको उसका फील्ड पता है कि एक फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फील्ड क्या होता है? एफ बाई क्यू होता है। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है फिर? इट इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट ए फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स जो आपके चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है तो हम लोग पोटेंशियल जो एनर्जी डिस्कस करते हैं,
तो हमने देखा था कि जो पोटेंशियल होता है V, वो होता है आपका कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। V इज इक्वल टू R इंटू R। ऐसा कैसे लिख दिया सर कि V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स बाय चार्ज का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया मुझको। तो हम बोलते हैं ना कि E डॉट dl, V इज इक्वल टू E डॉट dl वेक्टर, है ना। सो आप जैसे जैसे वेक्टर पोटेंशियल मतलब फील्ड की तरफ जाते हो तो आपका पोटेंशियल भी ड्रॉप होता रहता है। वो सारी बातें यहां से मिलती है हमको। अब देखो क्या था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल में हमने कितना एलिमेंट रख दिया, 118 एलिमेंट रख दिया, और उस एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है एटम से, और एटम के अंदर चार्ज छुपा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और चार्ज अगर जहां पे है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है वही फोर्स इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है या फिर बाइंडिंग फोर्स दे रहा है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर ना जा सके। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चीज अगर स्पेस पे है तो इसमें दो तरीके का एनर्जी सप्लाई होता है। एक को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अपने पोजीशन के वजह से होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो अपना वेलोसिटी के वजह से होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है तो आपको पता है 12 mv² लगाओगे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फिर mgh निकालोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है, डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगा mgh, जो सप्लाई कौन करेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सप्लाई करेगा इस पोटेंशियल एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी इसका लग रहा है 12 mv², जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उसके हिसाब से। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, टोटल एनर्जी जब आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन का, तो वो दैट टोटल एनर्जी विल बी इन नेगेटिव। मुझको वैल्यू याद नहीं है अभी। सो एनर्जी आपका आएगा किसमें, माइनस पे। तो इसका टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसीलिए वो शेल में बैठा हुआ है। जिस दिन उसको मिल गया एनर्जी और बन गया पॉजिटिव, वो एटम से निकल के चला जाएगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल के चला जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो ये एटम से क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और किस टाइप का आयन बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम किस टाइप का आयन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं कि एनायन बोलते हैं? कैटायन सर। कैटायन बोलते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, मतलब ये कैटायन बन जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आता है तो फिर ये एनायन बन जाएगा। अब बात यहाँ पे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से इसको एनर्जी सप्लाई करोगे कैसे? इसको हम खाना तो खिला नहीं सकते हैं, तो इसको एनर्जी मिलेगा कहां से, कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिल सकता है? या तो लाइट से या फिर हीट से, है ना। या तो आप लाइट का रेडिएशन कराओगे एटम के ऊपर, तो लाइट के फॉर्म में, या फिर गर्म करके इसको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेता है वो एनर्जी होता है E = h nu। h was your Planck constant and nu is the frequency of the radiation, कि कितना रेडिएशन पे आप इसको दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको एनर्जी दे रहे हो और वो लेता रहे, वो पर्टिकुलर रेडिएशन पे ही लेगा और पर्टिकुलर एनर्जी लेगा, पैकेट्स में लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। सो क्वांटा में ये एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करता है, एनर्जी बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, निकल जाएगा। और इसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेट करते हुए अगर एनर्जी को रिलीज करता है, अगर इसके पास जगह है, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वो जा सकता है लोअर लेवल पे, और एनर्जी रिलीज कर देता है, और ये यहाँ से यहाँ पे लोअर लेवल पे आता है, तो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। तो रेडिएशन देखने को मिलता है हमको। तो जब एनर्जी रिलीज होता है वो भी किस फॉर्म में होगा, या तो हीट या फिर लाइट के फॉर्म में होगा। या तो लाइट रिलीज करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये सारे मैटर के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर,
इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से हमने देखा था कि हर एक शेल का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। शेल के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल वो होता है 8। आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमको अरेंज करना है इस तरीके से कि 32 इलेक्ट्रॉन में से आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए भाई मेरे को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये होता है SPDF। ये 4 सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर डिवाइडेड होते हैं। और सब शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, P में 6, D में 10 और F में 14। ये जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा है S ब्लॉक, इसी के हिसाब से हम लोग ब्लॉक्स डिवाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये पहला जो 2 कॉलम है, दिस इज माय S ब्लॉक। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 13 से लेके 18 तक ये हो जाएगा मेरा P ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक ये है मेरा D ब्लॉक। सो SPD, ये तीनों ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और F ब्लॉक जो है ना वो नीचे देखने को मिलेगा 2 पीरियड्स पे। यहां से लेते हैं कि लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज का, क्योंकि F ब्लॉक को अगर यहाँ पे घुसाते ना तो पीरियोडिक टेबल हो जाता बड़ा, इसलिए इसको अलग से दिखा दिया। F ब्लॉक का 14 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो पीरियोडिक टेबल देखना आ गया हमको कि भाई इसमें क्या क्या चीज होते हैं। समझ पा रहे हो? Yes, sir. सारा मेमोरी में आ रहा है ना? सेट हो गया? ये जो एटम्स को हम लोग, एलिमेंट्स को हम लोग सजाते हैं, किस ऑर्डर में सजाते हैं, किसके बेसिस पे सजाते हैं? नंबर ऑफ Atomic number. इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर Atomic के number. बेसिस पे सजाते हैं। एटॉमिक नंबर को कौन से नंबर, कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं? Z. Z. Z इज द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमने सजाया है। जो आपका पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट इज माय हीलियम। सो लास्ट ग्रुप जो है इसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हीलियम, उसके बाद आर्गन, नियॉन, है ना, एलिमेंट्स मुझको याद नहीं आते। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे है नियॉन, फिर आर्गन। तो भाई जो भी है आप लगाओ इसमें। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 13 से लेके 12 से लेके इस तरफ का जितना सारा एलिमेंट है वो सारा है मेरा मेटल। तो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे एलिमेंट मिलते हैं 93 एलिमेंट्स मेटल मिलते हैं, और 13 में यहाँ पे होता है आपका बोरॉन, और फिर कार्बन, फिर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, मेरे मेटलॉइड से, यहाँ से मुझको 7 मेटलॉइड देखने को मिलते हैं। और ये कार्बन फैमिली जो होता है उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे पहले वाला ब्लॉक में हो जाते हैं 3, और उसके बाद होता है 5 आउटर मोस्ट शेल में। तो ये ट्राइवेलेंट एटम है, ये पेंटावेलेंट एटम है, और बीच में है मेरा टेट्रावेलेंट एटम, जिसको हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर। मेटल के इसी बिहेवियर, मेटल नहीं, एलिमेंट्स के इसी बिहेवियर के ऊपर कि किस तरीके से वो लोग लगते हैं, उसके ऊपर बेस करके हमने डिफाइन किया था कि जो मैटर हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर, कंडक्टर वो है जिसमें कोई बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, ओवरलैप है। और
सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जहां पे जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है। इंसुलेटर में वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है ना। कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है? The highest energy band where no single And electron single exists. unpaired electron is present. Single unpaired electron exists. तो जो सारे हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे मेरा 1s, उसके ऊपर हो जाएगा 2s, उसके ऊपर होगा 2p, उसके ऊपर आएगा 3s, उसके बाद आएगा 3p, उसके बाद आएगा 3d, और 3d के ऊपर आएगा मेरा 4s। तो जब हम नीचे से ऊपर तरफ जा रहे हैं, वैसा एक एनर्जी लेवल, ये तो एनर्जी क्या कहते हैं, ऐसा एक एनर्जी लेवल जहां पे मुझको क्या मिलता है कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो होगा मेरा बैलेंस बैंड। और ऐसा एक लेयर जब मैं ऊपर से आ रहा हूं जहां पे मुझको क्या मिल रहा है कि एक एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो होगा मेरा कंडक्शन बैंड। अगर 3p का पूरा भरा हुआ है और 3d 4s, 3p के बाद जाएगा कहां पे, 4s पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 4s पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड इसका खाली है और बैलेंस बैंड फुल्ली पैक्ड है। अब 3p से 4s बीच में 3d, तो यहाँ पे एनर्जी गैप होगा ज्यादा, है ना। सो ये जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड, ये होगा मेरा कंडक्शन बैंड जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ऊपर से आते वक्त, और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी होगा और जो बैलेंस बैंड का एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, तो एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड विल बी योर गैप एनर्जी और फॉरबिडन गैप, उतना एनर्जी। और ये एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो आपका बन जाएगा इंसुलेटर, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो बनेगा सेमीकंडक्टर। तो चलो हमको पूरा का पूरा बेसिक चीजें याद आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ। Yes, sir. एप्सिलॉन के बारे में बात किए तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? Absolute permittivity. एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? Absolute permittivity of the medium. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एनीबॉडी एल्स? परमिटिविटी। यार ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है तो है, एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर भी तो परमिटिविटी है। मतलब R means permittivity of ये है आपका रिलेटिव permittivity. परमिटिविटी, और ये है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द ऑफ एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। और जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा वो होगा एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू है आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी एयर के कंपैरिजन में
उसका रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो कि उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और मीडियम का कितना होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और मीडियम का कितना होता है? Sir, 8.854 into 10 to the power 12. 8.854 into 10 to the power of minus 10 to the power of minus 12 कितना यूनिट? Farad per meter. फेराड पर मीटर। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा? 1. One. परमिटिविटी विल बी 1 एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना? सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम विल बी 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 5। इसका मतलब इसका माइका का अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको निकालना है तो क्या करोगे? 5 इंटू 8.854 इंटू 10 टू माइनस 12 फेराड पर मीटर, इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ? देखो यार, ये सारे जो वैल्यूज है ना, ये सारे आपके दिमाग में प्रिंट हो जाने चाहिए, एकदम फिक्स हो जाने चाहिए, तब जाके पढ़ने में आएगा मजा। जब आपको ये पता होगा कि हाँ भाई वोल्टेज इज इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी एल की इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका लेंथ वेक्टर की, ये सारी बातें जब आपके दिमाग पे सेट होगी ना, तब जाके आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। म्यू क्या है बताओ? Permeability. म्यू होता है परमियाबिलिटी। जैसे परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में हम लोग यूज करते हैं परमियाबिलिटी, और म्यू इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अभी म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? एनीबॉडी? म्यू नॉट का वैल्यू फोर पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 हेनरी पर मीटर। 4 पाई इंटू 10 टू माइनस हेनरी पर मीटर, ये होता है म्यू नॉट। सो म्यू आर ऑफ एयर और वैक्यूम विल बी इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। समझ में आया? सो रिलेटिव परमियाबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम विल बी ऑलवेज 1। What is mu? Mu is the absolute permeability of the medium. Clear? समझ में आ गया सबको? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बीच बीच में याद कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा सारा चीज याद आ गया, है ना? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? कोई सवाल है तो बोलो। ये सारे बेसिक के बाद हमने नेटवर्क पढ़ा था, डीसी नेटवर्क शुरू किया। नेटवर्क जब हमने पढ़ा तो नेटवर्क में कुछ लॉस हमने देखे। पहले हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको आई होप आता है अभी। सीरीज रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, पैरेलल कैसे निकालना है, हाँ, स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन,
नहीं आता है तो जो जो वीडियोस है प्लीज 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 रिपीट करो, उसको खत्म करो। ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी आपके सामने कोई भी सर्किट आ रहा है, आप इस पे आप अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद हमने नेटवर्क एनालिसिस किया, उसमें से सबसे पहले आता है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने देखा कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स का सर्क्यूटल लॉ कहते हैं, इसको स्केलर फॉर्म कहते हैं। और J इज इक्वल टू सिग्मा E, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं या फिर वेक्टर फॉर्म कहते हैं। और V इज इक्वल टू E इंटू L, E डॉट DL, इसको भी ओम्स लॉ ही कहा जाता है, ठीक है। सो जो V इज इक्वल टू आई आर, इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं मैक्सिमम, सबसे पहले हर जगह पे यूज करते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। लेकिन V इज इक्वल टू आई आर वैलिड कब है, कब वैलिड होता है? At constant temperature. एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही वैलिड होता है। और ओम्स लॉ वैलिड होता है उन सारे एलिमेंट्स के लिए जिनका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए। सो लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट के लिए, सो लीनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ वैलिड है। इसका मतलब हम अगर बहुत दूर तक देखें तो फिर ये RLC पे ही वैलिड है। अगर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट है, ऑप-एम्प है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, उसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। आपका कोई भी ट्यूब डिवाइस है, जैसे गैस ट्यूब डिवाइस पहले यूज होता था, गैस ट्यूब डिवाइस है, वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है, वैक्यूम पेंटोड है, वैक्यूम ट्रायड है, हाँ, तो थायरेट्रॉन है, तो वो सारे कुछ भी हो जाए उसमें हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब प्योर रेजिस्टर होता है, क्या उसमें ओम्स लॉ वैलिड होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब पे भी ओम्स लॉ, आर्क लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है। अच्छा, साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज से बनाते हैं? Tungsten. टंगस्टन का। और अगर हीटर कोयल आपको बनाना है तो कौन सा मटेरियल चूज करोगे? निक्रोम। हीटर के लिए नाइक्रोम लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई होता है, इसीलिए नाइक्रोम को सिलेक्ट किया जाता है। रेजिस्टिविटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ को जब हम नेटवर्क पे यूज करते हैं, लगाते हैं, जब कभी भी आप ओम्स लॉ को यूज करने जा रहे हो तो नेटवर्क अगर है, नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें पकड़ा जाता है कि भाई मेरा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन नहीं ले रहे हैं। सो कांस्टेंट अगर है और मैं अगर नेटवर्क एनालिसिस करना चाहता हूं, तो हमको पता है कि हमारे हाथ में 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट। ये मोस्टली हम लोग ये तीनों टाइप के एलिमेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर में जब करंट फ्लो करता है, सो करंट जब फ्लो करता है तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि भाई साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे, प्लस कहाँ पे लगाए, माइनस कहाँ पे लगाए। तो पैसिव एलिमेंट पे हमेशा करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो जब कभी भी जाएगा आप आंख बंद करके करंट का डायरेक्शन जो है उधर ही प्लस लगाओ, दूसरी तरफ माइनस लगाओ, रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडक्टर है तो क्या होगा, प्लस किधर माइनस किधर, अगर करंट इधर जा रहा है? एनीबॉडी? Sir, in both direction होगा। देखो अगर इंडक्टर का करंट इधर पास कर रहा है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है आपको, इसका मतलब इंडक्टर एक्टिंग एज ए पैसिव एलिमेंट। और अगर प्लस और माइनस ऐसा दिया हुआ है और करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है कि करंट जो है वो माइनस से घुस रहा है और प्लस से निकल रहा है, इसका मतलब इंडक्टर इज एक्टिंग एज ए एक्टिव एलिमेंट।
सो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, देखो एक्टिव एलिमेंट पे हमेशा निगेटिव से करंट घुसता है और पॉजिटिव से निकलता है ना। करंट कैसे जा रहा था, ऐसे आ रहा था, तो करंट हमेशा निगेटिव से एंटर करेगा सोर्स में एक्टिव एलिमेंट पे और पॉजिटिव से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव से घुस रहा है तो वो पैसिव एलिमेंट है और निगेटिव से घुस रहा है तो एक्टिव एलिमेंट है। हमको पता है इंडक्टर जो होता है एक टाइम पे वो स्टोर करता है तो अगले टाइम पे डिस्चार्ज भी होता है। तो अगर इस तरीके का सर्किट आपको देखने को मिलता है जहां पे आपका माइनस साइन दिया हुआ है और करंट का डायरेक्शन माइनस की तरफ दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इंडक्टर में क्या हो रहा होगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है या फिर एक्टिव सोर्स है अभी। अब जब कभी भी आप कोई भी एक वोल्टेज सोर्स लगाते हो रेजिस्टेंस में या फिर वोल्टेज सोर्स का नहीं बोलते हैं कि करंट पास हो रहा है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो फिर इसके अक्रॉस पे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हम उसको बोलते हैं कि I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली जब कभी भी करंट पास होता है किसी भी इंडक्टर में तो यहाँ पे क्या होता है, तो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम बोलते हैं एल डी आई डी टी। अब बात यहाँ पे आती है कि ये एल डी आई डी टी होगा कि माइनस एल डी आई डी टी होगा। जब आपका करंट इधर घुस रहा है और प्लस माइनस उल्टा लगा हुआ है मतलब सोर्स है, और अगर सोर्स है तो फिर ये हो जाएगा माइनस एल डी आई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, सोर्स है अभी। और अगर ये पैसिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है तो फिर आप लिखोगे एल डी आई डी टी पॉजिटिव। एक्टिव पैसिव एलिमेंट है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हमको पता है जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या तो स्टोर करते हैं या फिर डिसिपेट करते हैं। तो पावर जो होगा वो अगर पैसिव एलिमेंट पे है तो फिर सिर्फ रेजिस्टेंस ही ऐसा एक पैसिव एलिमेंट है जो क्या करता है, पावर को डिसिपेट करता है। बाकी दोनों एलिमेंट जो होते हैं इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पावर को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है और कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये अगले मोमेंट पे वो लोग फिर से आपको रिटर्न कर देते हैं। तो कोई भी एनर्जी ना इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में डिसिपेट नहीं होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है। इनके वजह से डिले हो सकता है, लैग हो सकता है कि देने में वो देरी कर सकता है, लेकिन वो दे देगा घुमा के आपको। तो वो एनर्जी को खाएगा नहीं, खाएगा कौन, सिर्फ रेजिस्टेंस। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको, हम लोग देखते हैं कि हीट डिसिपेटेड, तो हम मशीन्स में जब बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि हीट लॉस, हीट लॉस। और नॉर्मल जब हम नेटवर्क में पढ़ते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि वर्क डन क्या है, हीट में है और रेजिस्टेंस इतना है तो फिर मेरा वर्क डन बढ़ रहा है। तो कभी लॉस बोल रहे हो हीट को और कभी बोल रहे हो वर्क डन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मशीन्स की बात कर रहे हो, मोटर की बात कर रहे हो, कोई भी मशीन की बात कर रहे हो, उस वक्त आपका जो वर्क डन चाहिए आपको, दैट वर्क डन इज इन द मैकेनिकल फॉर्म। आपको मोशन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, टॉर्क चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो और हीट की बात करते हो, मतलब आप एक हीटर बना रहे हो, तो आपका हीट ही आपका आउटपुट है। आउटपुट आपका अलग कुछ नहीं है, आपको हीट चाहिए। तो हीट जो होगा वो आपको रेजिस्टेंस ही दे सकता है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर नहीं। डिसिपेट पावर डिसिपेट करेगा कौन, रेजिस्टेंस। और इसीलिए जब मोटर बनाते हो तो उसका जो कोयल होगा, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम रखा जाता है। और जब हम हीटर बनाते हैं तो हीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं ताकि आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा हो सके यहाँ पे। तो वो आई स्क्वायर आर लॉस नहीं होगा, आई स्क्वायर आर वर्क डन ही होगा हीट पे। अब जो हीट जनरेट करेगा वो हीट कितना होगा, पावर होगा मेरा आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा एनर्जी, और एनर्जी डिवाइडेड बाय जूल्स इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मिलेगा मुझको टोटल हीट, है ना। Yes, sir. व्हाट वाज जे, वैल्यू ऑफ जे 4.2
किलो जोल पर किलो कैलोरी, या फिर आप बोल सकते हो 4200 जोल पर किलो कैलोरी। क्लियर? Yes, sir. एक जगह पे और कंफ्यूजन रहता है कि हम लोगों का मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहता है वो पावर को लेके कि सर पावर इज इक्वल टू वी आई यूज करेंगे कि आई स्क्वायर आर यूज करेंगे कि फिर वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। होता है ना कि बहुत बार देखते हैं कि सर हमने यूज किया ये आई स्क्वायर आर लेकिन गलत निकल गया। क्यों गलत हो रहा है? जब आप यूज कर रहे हो, आप चाहे वी स्क्वायर बाई आर यूज करो, आई स्क्वायर आर यूज करो या फिर वी आई यूज करो, आपको सिर्फ देखना है कि आपको पावर किसका चाहिए। क्या आपको पूरे का पूरा सर्किट का पावर चाहिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पावर चाहिए? जिस चीज का पावर चाहिए उसका रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, उस सर्किट पे जाने वाला करंट होना पड़ेगा और उस सर्किट पे लगने वाला वोल्टेज होना पड़ेगा। अगर आपको पावर निकालना है इस रेजिस्टेंस का, तो आपको देखना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ना कि आपका बैटरी वोल्टेज कितना है। तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज निकालते हो और उसी का रेजिस्टेंस से अगर आप वी स्क्वायर बाई आर करते हो तो आपको पावर मिल जाएगा सही। और कहाँ पे कंफ्यूजन होता है आप लोगों को? जब आप वो बल्ब वाला प्रॉब्लम मिलता है कि आपने 3 बल्ब लगा दिए, सीरीज में लगा दिए, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट जलेगा या फिर लो जलेगा, इस टाइप का। अगर आप पैरेलल लगा देते हो तो कौन सा ब्राइट जलेगा, इस टाइप का। तो जब कभी भी आप पावर का इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि जो आपको डाटा दिया होगा उसमें रहेगा पावर एंड वोल्टेज। पकड़ लो आपको बोल रहे हैं 100 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट का, सो इसका पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस मुझको पहले निकाल लेना पड़ेगा। जब मुझको रेजिस्टेंस पता होगा उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है, तो इससे करंट कितना पास कर रहा होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो क्या हो रहा है। और अगर उस चीज को आपको क्लियर करना है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि पावर का इस टाइप का प्रॉब्लम को लेके कंफ्यूजन होता है, तो आज का जो ऑफलाइन का क्लास था सुबह का, वो एक बार देख लेना वीडियो। मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, आपके बैच में वो वाला वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में इस चीज को आज सुबह एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पावर लेके जितने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका ऑफलाइन बैच का लिंक में का वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को, एक बार चेक कर लेना कि उसमें रेजिस्टेंस का जितने तरीके का पावर हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, वो सारा मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है भाई, तो देखो पूरा का पूरा बेसिक का ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया है। सिर्फ क्या बच गया था, नेटवर्क एनालिसिस का बच गया है, वो आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई कंफ्यूजन होता है तो बताओ, है ना? बोलो रे। Yes, sir. क्लियर होगा कि नहीं होगा एग्जाम? होगा सर। क्लियर चाहिए मुझको सारे का सारे, मतलब इस बार सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए एप्लीकेशन में, है ना, ताकि मेरा लाइन कोई ना काटे थे बिल विल देने के। कहाँ यार, इतना सारा तो बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम होने से कोई फोन भी नहीं उठाता है, पता है। तुम लोग भी जाओगे कल को, जाके ऑफिसर बन के बैठ जाओगे। हाँ, फिर हम जाएंगे कि सर ये मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, थोड़ा देख दीजिए। तो यहाँ पे नहीं सर, उस टेबल पे जाइए, वहां पे होगा, है ना। शाइनुर रहमान, चलो टाइम हो गया 9:24। बाय बाय, गुड नाइट। सब लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जितना हो सकता है, मैं जितना दे रहा हूँ उतना तो ठीक है, उससे ज्यादा करो, प्रैक्टिस करो, और भी चीजें बढ़ती रहेगी आगे, है ना। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. गुड नाइट सर। Thank you, sir.